राइज ऑफ मगध में अब तक हमने हर्यंक, शिशुनाग और नन डायनेस्टी में मगध के एक्सपेंशन, राइज ऑफ पावर और वेल्थ को जाना। आज की वीडियो के अंदर हम मौर्य एम्पायर को जानेंगे। मगध का सबसे ज्यादा एक्सपेंशन नन डायनेस्टी में महापद्मानंद के रूल में हुआ। उसके बाद धनानंद को इनॉर्मस वेल्थ विरासत में मिली, मगर उसकी अय्याशी क्रूरता के कारण जनता उससे परेशान थी और तरसती थी। इसी के चलते एक विद्वान जिनका नाम चाणक्य था, वे तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य थे। धनानंद ने उनका राजसभा में अपमान किया और दरबार से बेइज्जती करके निकाल दिया। चाणक्य इस अपमान को सहन नहीं कर सके और उन्होंने इसका बदला लेने की ठान ली। तक्षशिला जाते हुए रास्ते में उन्हें कुछ बच्चे खेलते हुए दिखे। उनमें से एक बच्चे की लीडरशिप और प्रतिभा देखकर चाणक्य बहुत प्रभावित हुए और उस बच्चे को लेकर तक्षशिला पहुंच गए। इस बच्चे का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। तक्षशिला में चंद्रगुप्त को चाणक्य ने 8 साल तक शस्त्र और शास्त्र में निपुण किया। उसके बाद उन्होंने ट्राइबल्स की एक फौज, सेना या आर्मी तैयार की और नन डायनेस्टी की कैपिटल यानी पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया। परंतु इतनी विशाल सेना के सामने चंद्रगुप्त और चाणक्य हार गए और छुपते छुपाते तक्षशिला पहुंचे। इसके बाद उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी बदली और पावर बढ़ाने पर विचार किया और पर्वतक किंग यानी कि पोरस से अलायंस किया। साथ ही मगध के कम प्रभाव वाले एरिया यानी कि मगध के बॉर्डर एरिया को सबसे पहले जीतने पर विचार किया। चाणक्य और चंद्रगुप्त तक्षशिला के जो एरिया से वेल नोन थे, वहीं से अलायंस करके अपनी पावर बढ़ाते हुए ईस्टवर्ड यानी कि तक्षशिला की ओर से पाटलिपुत्र की ओर एक एक करके मगध की जो टेरिटरी थी उसको एक्वायर करते गए और फाइनली धनानंद को हराकर 321 बीसी में जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो मगध के राजा बन गए और इसी तरह शुरुआत होती है जो मौर्य एम्पायर या मौर्य वंश की। चंद्रगुप्त मौर्य ने राजा बनने के 5 साल बाद यानी कि 317 बीसी तक नॉर्थ वेस्ट को पूरी तरह से एक्वायर कर लिया था, जीत लिया था। उसके बाद अलेक्जेंडर के कंट्रोल वाला एरिया शुरू होता था। वहां पर सेक्युलस निकेटर का रूल था क्योंकि जो अलेक्जेंडर द ग्रेट थे उनकी डेथ 323 बीसी में हो गई थी। चंद्रगुप्त ने 305 बीसी में जो सेक्युलस निकेटर को भी हरा दिया था, जिसके बाद चंद्रगुप्त और सेक्युलस के बीच में एक ट्रीटी हुई जिसके अंदर जो लैंड एरिया था जो कि था आर्या यानी कि हेरात और आरक एरोचोजिया यानी कि कांधार वाला एरिया, ये दोनों जो एरिया है वो आज के अफगानिस्तान के अंदर प्रेजेंट है। और जो गैडरोजिया वाला एरिया था यानी कि बलूचिस्तान वाला एरिया था वो चंद्रगुप्त मौर्य को मिल गया था। दूसरा जो सेक्युलस निकेटर की जो बेटी थी यानी कि हेलेना थी, उसकी मैरिज चंद्रगुप्त मौर्य से हुई। और तीसरा जो मेगास्थनीज की एक ग्रीक एम्बेसडर थे, वो जो चंद्रगुप्त मौर्य था उनके राज्यसभा में चले गए और जिन्होंने फेमस बुक इंडिका लिखी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के रूल में मगध का विस्तार एक्सपेंशन नॉर्थ वेस्ट में ईरान यानी कि फारस तक, ईस्ट में बंगाल तक, नॉर्थ में कश्मीर और साउथ में कर्नाटक के मैसूर एरिया तक हो गया था। 297 बीसी में एक दिन भद्रबाहु जो कि जैन धर्म के गुरु थे, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को कहा कि आपने मगध के विस्तार के लिए जो भी मारकाट मचाई है, पाप किया है, वह त्रासदी का कारण बनेगी। इससे आहत होकर चंद्रगुप्त मौर्य अपने पुत्र बिंदुसार को अपना राज्य सौंपकर भद्रबाहु के साथ साउथ में सरवन बेलगोला नाम की जगह है कर्नाटक में, वहां पर चले गए और वहां पर साउथ में जो जैन धर्म था उसका प्रचार प्रसार किया। और उसके बाद जैन धर्म के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखा करके 297 बीसी में अपना जीवन त्याग दिया। बिंदुसार ने 297 बीसी से लेकर 272 बीसी तक रूल किया। वह अमित्रघाता कहलाते थे, जिसका अर्थ है स्लेयर ऑफ एनिमीज, जो कि एक संस्कृत वर्ड है। वह ग्रीक हिस्टोरियन के द्वारा अमित्रोकैटस कहलाते थे। बिंदुसार ने मौर्य एम्पायर का विस्तार साउथ में कर्नाटक के चित्रदुर्ग या चित्रादुर्गा एरिया तक किया। बिंदुसार के राज दरबार में 281 बीसी में सेक्युलस निकेटर के पुत्र यानी कि एंटियोचुस फर्स्ट ने डायमाचुस एम्बेसडर को भेजा था। जो बिंदुसार थे उनके शासनकाल में तक्षशिला में 2 प्रमुख विद्रोह हुए। पहला जो विद्रोह हुआ था वो बिंदुसार के
जो शासनकाल था उसके मध्यकाल में हुआ था, जिसको अशोका द ग्रेट ने रोका था। और दूसरा जो विद्रोह हुआ था वो बिंदुसार के अंतिम समय में हुआ था, जिसको सुसीम ने, यानी कि जो उनके सबसे बड़े बेटे थे, उन्होंने नियंत्रण करने की कोशिश की थी। बिंदुसार की मृत्यु 271 बीसी में हो गई थी। जब बिंदुसार की डेथ 271 बीसी में हुई तो उनके जो 101 बेटे थे उनके बीच में लड़ाई छिड़ गई कि कौन मगध का जो क्राउन है उसको हासिल करेगा। तो जो अशोका द ग्रेट थे उन्होंने अपने सभी भाइयों को, या उनके जो 99 भाई थे उनको मार दिया था राधा गुप्ता की हेल्प से, जो कि जो राधा गुप्ता थे वो चाणक्य के स्टूडेंट थे। और लेकिन जो अशोका द ग्रेट थे उन्होंने सभी भाइयों, अपने 99 भाइयों को मार दिया था, लेकिन उन्होंने अपने सबसे छोटे और सगे भाई जो कि थे विट्टाशोका, जिनको हम तीसा के नाम से भी बुलाते हैं, उनको छोड़ दिया था। इसके बाद जो अशोका द ग्रेट थे वो मगध के शासक बन गए। जो अशोक थे जब वो राजा बने तो उन जो मगध एम्पायर था उसका एक्सटेंशन नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान तक, नॉर्थ में कश्मीर तक, ईस्ट में बंगाल तक और साउथ में डेक्कन पेनिनसुलर तक था। जो अशोक थे वो अपने जो मगध एम्पायर था उसके अंदर जो रेबेलियंस और जो क्रिमिनल्स थे उनको पनिश करने के लिए टॉर्चर सेंटर्स, या जिनको हम अशोकास हेल बोलते हैं, वो उन्होंने बनाए थे उनको पनिश करने के लिए। इसी की वजह से, क्योंकि जो अशोक थे वो एक ब्रूटल राजा थे, एक कठोर राजा थे अपनी स्टार्टिंग में, इसकी वजह से उनका नाम चंडाशोका या चंडाशोका पड़ा था, जिसका मतलब होता है ब्रूटल अशोका। जो अशोक थे वो जो मगध साम्राज्य था उसका जो लैंड एरिया था वो बढ़ाना चाहते थे। इसकी वजह से जो उनके मिलिट्री एक्सपेंडिचर थे वो भी बढ़ रहे थे, और इन सभी रीजन की वजह से उन्होंने और लैंड पाना चाहा, और इसकी वजह से उन्होंने अटैक करा कलिंग पर। जो बैटल ऑफ कलिंग थी इसके अंदर जो अशोक थे उन्होंने पर्सनली लड़ करा था, यानी कि अशोक जो थे वो इस बैटल में लड़े थे खुद। इस बैटल के अंदर लगभग 1 लाख लोगों की डेथ हुई थी और लगभग 1.5 लाख लोग डिस्प्लेस हुए थे और हजारों लोग भूखमरी से मरे थे, यानी कि स्टारवेशन से मरे थे। जब अशोक ने जो बैटल ऑफ कलिंग थी वो लड़ी तो उसके बाद उन्होंने जब इतना ज्यादा खून खराबा देखा, इतनी ज्यादा निर्दयता देखी, तो उनका मन बदल गया और उन्होंने जो बुद्धिज्म है उसके अंदर अपना रिलीजन कन्वर्ट कर लिया। और उनको ये माना जाता है कि मोगलीपुत्र तीसा ने उनको बौद्ध धर्म में कन्वर्ट करवाया था। कुछ अकाउंट्स ये भी कहते हैं कि जो अशोक थे वो कलिंग वॉर के बाद में बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए थे, लेकिन कुछ कहते हैं कि वो जब कलिंग वॉर हुई थी उसके 1-2 साल पहले ही बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे। लेकिन इसके मतलब इसको अगर हम छोड़ दे तो जो ऑफिशियली अडॉप्टेड है वो ये कहा जाता है कि जो अशोक थे वो कलिंग वॉर के बाद में जितनी भी उन्होंने खून खराबा देखा, जितना उन्होंने निर्दयता देखी, तो उसके बाद वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए, जैसा कि उन्होंने अपने 13th रॉक एडिक्ट के अंदर बताया हुआ है। उन्होंने हजारों स्तूपास और विहार बनाए और मिशनरीज को भेजा अपने बेटे और बेटी को इंक्लूड करके श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया में, जिससे जो बुद्धिज्म है उसका प्रचार प्रसार और दूर तक हो। जब वो बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गए, यानी कि अशोका बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हुए, वो बुद्धिस्ट बन गए, तो उसके बाद उनको धम्माशोका के नाम से जाना जाने लगा। अगर हम 240 बीसी की बात करें तो अशोक ने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज करवाया था। इसके जो कॉजेस माने जाते हैं वो ये थे कि जो बुद्धिस्ट संघ था उसके अंदर जो करप्शन हो रहा था उसको खत्म करना, और मतलब और अलग अलग करना लगभग 60,000 ब्राह्मण स्पाइस को बुद्धिस्ट संघ में से। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए वो गए थे कि जो संघ है उसका रीऑर्गेनाइजेशन करवाना, कत्थावट्टू जो था उसको कंपाइलेशन करना मोगलीपुत्र तिस्सा के द्वारा, और जो बुद्धिस्ट मिशनरीज थे उनको दूर दूर के इलाकों पर भेजना, जिससे जो बौद्ध धर्म है उसका प्रचार प्रसार और दूर तक हो। ये भी माना जाता है कि जो संघमित्रा थे उन्होंने बोधि ट्री को श्रीलंका के अंदर लगाया था, जो कि एक सीक्रेट साइट है बुद्धिज्म में। इस पॉलिसी ने बुद्धिज्म को पूरे एशिया के अंदर स्प्रेड करने में मदद करी और इसकी वजह से जो बुद्धिज्म है वो एक ग्लोबल रिलीजन बन गया। अब हम बात करते हैं अशोका के धम्म या उसके टीचिंग्स के बारे में। अशोक जो थे उन्होंने एक्सट्रीम मेथड को छोड़ा और जो एक्सट्रीम एस्केटिज्म था, यानी कि सब कुछ छोड़ देना, ये सब इन सब से भी
ये सबको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा। अगर हम अशोका के धम्म या टीचिंग्स के बारे में बात करें तो उन्होंने एक यूनिक और इंस्पिरेशनल पॉलिटिकल सिस्टम बनाया था बुद्धिस्ट आइडियल्स को यूज करके, जिसके अंदर पैटर्नल किंगशिप और सिटीजन का वेलफेयर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी थी। कलिंग वॉर के बाद जो अशोक जो थे वो पीपल्स किंग बन गए, यानी कि वो लोगों से पर्सनल लेवल पे जाकर, यानी कि उनके सामने जाकर उनसे उनके प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते थे और उनको फिक्स करते थे। अशोक थे उन्होंने अहिंसा, ट्रूथफुलनेस, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स और इंसानों जैसा ट्रीटमेंट जानवरों के लिए, यानी कि ह्यूमन ट्रीटमेंट फॉर एनिमल्स को, ऐसे आइडियाज को स्प्रेड करने में मदद करी। जैसा कि हम जानते हैं कि जो अशोक थे वो एक बुद्धिस्ट थे, लेकिन जो उनका एम्पायर था वो एक बुद्धिस्ट एम्पायर नहीं था, क्योंकि वो सभी रिलीजन्स को प्रायोरिटी देता था, इक्वल प्रायोरिटी देता था। जो अशोक थे उन्होंने अपने मैसेजेस देने के लिए जनता को, जो उनके राज्य में ट्रेवलर्स आते थे और जो अपकमिंग जनरेशंस थी, उनको अपने मैसेजेस देने के लिए एडिक्ट्स, इंस्क्रिप्शंस या अभिलेख बनवाए। जो अशोक के एडिक्ट्स है वो इनको पियादसी कहते हैं, इनकी काइंडनेस के लिए, जिसका मतलब होता है बिलवेड ऑफ गॉड वो स्प्रेड काइंडनेस। जो ये एडिक्ट्स थे, इंस्क्रिप्शंस थे, मैसेजेस थे या अभिलेख थे, इनकी संख्या 33 थी और ये मैसेजेस थे धम्म के, यानी कि राइट वे ऑफ लिविंग, जो कि गौतम बुद्ध और जो अशोक थे उनका मैसेज था जनता के लिए, ट्रैवलर्स के लिए और जो अपकमिंग जनरेशंस थी उनके लिए। अगर हम इनके एडिक्ट्स या इंस्क्रिप्शन की बात करें तो ये टोटल 5 है। पहला, हम इनको एक एक करके इनकी संख्या के बारे में जानते हैं। पहला, मेजर रॉक एडिक्ट, जो कि कुल 14 मैसेजेस है जो कि 8 लोकेशन में स्प्रेड है। दूसरा, माइनर रॉक एडिक्ट, जिनके ऊपर 1 to 3 मैसेजेस लिखे हुए हैं। तीसरा, मेजर पिलर एडिक्ट्स, जिनके अंदर जो सिर्फ एक पिलर है उसके ऊपर, जो कि है दिल्ली टोपरा पिलर, उसके ऊपर 7 मैसेजेस लिखे हुए हैं, बाकी सबके ऊपर 1 to 6 मैसेजेस लिखे हुए हैं। और चौथा है माइनर पिलर एडिक्ट्स, जो कि मॉन्क्स और जो वहां कर रहने वाले जो निवासी थे उनके लिए इंस्ट्रक्शंस थे, जो कि पिलर्स पर इंडिविजुअल लिखे हुए थे। और पांचवा है केव इंस्क्रिप्शंस, जो कि बरबरा हिल्स जो है बिहार की, वहां पर हमें देखने को मिलते हैं, जो मॉन्क्स थे उनके लिए एक शेल्टर भी बनता था रेन के वक्त। अशोक को इस चीज का भी क्रेडिट मिलता है कि उन्होंने 84,000 स्तूप्स बनाए पूरे एम्पायर में, जिसके अंदर कुछ पार्ट है गौतम बुद्ध के 7 रेलिक्स का, यानी कि रिमेन्स का। लेकिन जो हिस्टोरियंस है वो इस नंबर को एक्सैजरेटेड बताते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा बताते हैं। और इन स्तूपास में से एक है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सांची स्तूप। जो अशोक है उनको महाबोधि टेम्पल, जो कि गया में स्थित है, उसको बनाने का भी क्रेडिट मिलता है, यानी कि जहां पर जो गौतम बुद्ध है उनको इनलाइटमेंट प्राप्त हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जो मॉडर्न पैलेसेस है उनको सबसे ग्रेटेस्ट क्रिएशन कंसीडर किया जाता है मेगास्थनीज के द्वारा। जो सबसे फेमस स्ट्रक्चर्स थे अशोका के, वो थे अशोका का महल, यानी कि अशोकास पैलेस, और पटना में स्थित कुम्भरार का 80 पिलर्स वाला कोर्ट। अगर हम अशोका की डेथ के बारे में बात करें तो ये कहा जाता है कि जो अशोका की एक वाइफ थी उन्होंने एक बोधि ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसकी वजह से जो अशोक थे वो बहुत ज्यादा दुखी हुए, नाराज हुए, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। अशोका की डेथ के बाद जो मौर्यन एम्पायर था वो कमजोर पड़ने लगा, उसका डिक्लाइन होने लगा। इसके रीजन ये बताए जाते हैं कि जो इन्वेजन था बैक्ट्रियन ग्रीक्स का और लैक ऑफ वर्दी सक्सेसर्स, यानी कि अच्छे राजा नहीं थे जो कि उस किंगडम को संभाल सके। 185 बीसी में पुष्यमित्र शुंग ने लास्ट मौर्यन रूलर, यानी कि बृहद्रथ मौर्य को मार दिया था, जिसके बाद जो मौर्यन एम्पायर है उसका अंत हो जाता है। आज की वीडियो में हमने चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और जो अशोका द ग्रेट थे उनके बारे में जाना। अगली वीडियो के अंदर हम शुंग डायनेस्टी के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।